हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए सोशलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 4 नंबर वीडियो है। सोशलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप इस सभी 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो एक का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे ई बारकर के द्वारा जो है यह पुस्तक जो है लिखा गया था, यह जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि रेडिकल नारीवाद के अनुसार, बोला गया कि रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है। लैंगिक असमानता जो हमारे समाजों में फैला हुआ है कि महिला ये नहीं कर सकती है, पुरुष ये कर सकता है, महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए, सब जो लैंगिक असमानता हैं, स्त्री पुरुष के आधार पर जो असमानता है, इसका मूल कारण क्या है। तो 2 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे पितृसत्ता। पितृसत्ता कहते किसको हैं? देखिए, हमारे समाज में अभी भी जो घर के प्रधान होते हैं जनरली जो है पिता होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पितृसत्ता। और सारा कंट्रोलिंग जो सिस्टम है वो पिता के हाथ में होने से जो है ऐसा जो है देखा जाता है, और उसी को हम कहते हैं, और लैंगिक असमानता का यहाँ पर बात आता है। आगे बढ़ेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर लगभग कितना है साक्षरता के दर, यानी कि भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है साक्षर है, मतलब वो मूर्ख नहीं है। किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही। याद रखिएगा 74%, लगभग 74% जो जनता है वो क्या है, साक्षर है। और अगर एक्यूरेट इसका वैल्यू देखा जाए तो याद रखिएगा 74.04% जनता क्या है, वो पढ़ी लिखी हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। लगभग में आप 74 इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे अगले 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के परिवार को 2 पीढ़ी परिवार कहा जाता है। 2 पीढ़ी परिवार का क्या मतलब है? वैसा परिवार जिसमें केवल 2 पीढ़ी निवास करते हो उसे हम 2 पीढ़ी परिवार कहते हैं, और इस प्रकार के परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं। और एकल परिवार में याद रखिएगा माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं। तो माता पिता फर्स्ट पीढ़ी होते हैं उनके लिए, और बच्चे क्या होते हैं, दूसरा पीढ़ी। तो 2 पीढ़ी ही एकल परिवार में होते हैं। बात किया जाए संयुक्त परिवार में तो याद रखिएगा जनरली इसमें 3 पीढ़ी होते हैं, दादा दादी, माता पिता और बच्चे, इतने होते हैं। तो एकल पीढ़ी परिवार में याद रखिएगा एकांकी परिवार में, ठीक है, एकल परिवार भी आप इसको बोलते हैं। एकांकी परिवार में 2 पीढ़ी जो है परिवार होते हैं। आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक जनजाति के रूप में, यहाँ पर आपको बोला गया कि एक जनजाति के रूप में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक, इसके बाद समरूपता तथा एक सूत्र में बांधने वाले सामाजिक संगठन को लेते हैं। इसमें आपको यह बताना है इसमें गोत्र या गांव सम्मिलित होते हैं। जनजाति की उक्त परिभाषा दी है। जनजाति का जो यह परिभाषा है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे चार्ल्स बिनिक के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बिनिक के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है। तो 6 का यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे 1980 ईस्वी से भारत में भूमंडलीकरण का जो है इसको दशक जो है माना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से
प्रभावित होकर या होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। अगर आप क्या हो रहे हैं, अमेरिका या फिर यूरोप के सभ्यता से प्रभावित हो रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। तो 7 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। इसको पश्चिमीकरण कहते हैं, पश्चिमीकरण कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछा रहा कि सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, किस प्रकार का खतरा है। तो 8 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा। विवादास्पद जो है खतरा है, विवाद हो सकता है अगर आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं या फिर अगर कोई सांप्रदायिक लोग हैं जो एक संप्रदाय के नाम पर लड़ते हैं, तो वो विवाद जैसा खतरा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में सही उत्तर पर चिन्ह लगावें। सही उत्तर पर आपको चिन्ह लगाना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 9 का जो है आपका सही आंसर जो है वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे संविधान प्रशासनिक नियमों तथा प्रावधानों का एक जो है व्यवस्थित प्रलेख है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ, किस वर्ष जो है ऐसा हुआ था। तो 10 का जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। 1965 में जो है इस कमेटी के सिफारिश को लागू होना शुरू हुआ था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो ए.ओ. ह्यूम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। और ए.ओ. ह्यूम जो है वो अंग्रेजी रिटायर अधिकारी थे, अंग्रेज थे, यहाँ सिंपली अभी आप याद रख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस राज्य से किस प्रदेश से हैं। तो देखिए, जहाँ तक बात है दांडी यात्रा का, तो इस यात्रा में जो प्रमुख नेता थे वो थे हमारे गांधी जी। और दांडी यात्रा गुजरात राज्य से क्या है, संबंधित है। और दांडी जो है वो गुजरात का ही एक जगह है समुद्र किनारे का। और दांडी यात्रा को हम इसके बाद जो आंदोलन किया गया यात्रा के बाद, इसको हम लोग नमक आंदोलन के भी नाम से जानते हैं, तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। इसको हम नारी मुक्ति का आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भारतीय समाज की विशेषता है, भारतीय समाज की विशेषता क्या है। तो 13 का जो है सही जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे इनमें से सभी, यानी कि याद रखना आपको कि अनेकता में एकता है भारत में। दूसरा है संस्कारों द्वारा सामाजिकरण भी है, पुरुषार्थ भी है, तो इनमें से सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 14 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2011 में जब जनगणना हुआ तो उस समय में जो भारत की कुल जनसंख्या है वो कितनी थी। तो 15 का यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। लगभग 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ थी। और अब कितना बढ़ गया होगा आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो 16 का यहाँ पर जो है आपका सही जो आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे मिकाइबर व पेज जो है सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आप 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन जाति की विशेषता है, जाति की विशेषता कौन है। तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, ये सभी, क्योंकि अखंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अखंडात्मक विभाग होता है, ये अंतः विवाही होता है। जो जाति है वो अंतः विवाह मतलब अपने जाति के अंदर ही विवाह करना अच्छा मानता है, छुआछूत के भावनाओं से ओतप्रोत होता है। तो ये सभी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन संयुक्त परिवार की परिभाषा पीढ़ी के आधार पर दिया है। संयुक्त परिवार का जो परिभाषा है पीढ़ी के आधार पर किसके द्वारा दिया गया था। तो 18 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स आप याद रखेंगे आई.पी. देसाई। आई.पी. देसाई के द्वारा
पीढ़ी के आधार पर संयुक्त परिवार का परिभाषा दिया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि झील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। तो 19 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे राजस्थान में। और नेक्स्ट आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती हैं। तो नायर नाम की जो जाति है वो किस राज्य में पाई जाती है, यह आपको बताना है। तो 20 का सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे कि केरल में नायर नामक की जो जाति है वो पाई जाती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।